बच्चों, आज हम आपको पाठ योजना के महत्व, अर्थ और रूपरेखा निर्माण के बारे में बताएंगे। पाठ योजना से संबंधित आपका जो ये प्रश्न है, ये हिंदी भाषा शिक्षण में तीसरी यूनिट का प्रथम प्रश्न है। इसमें हम पाठ योजना के अर्थ, महत्व और रूपरेखा की बात करेंगे, जिसमें किसी भी कार्य की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि उसने योजनाबद्ध ढंग से तरीके से किया जाए, क्योंकि बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता, समय पर पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी योजना का एक अपना महत्व है और शिक्षा के क्षेत्र में तो योजना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि एक शिक्षक बिना किसी पाठ की योजना बनाई कक्षा में प्रवेश करता है, पढ़ाता है, तो वो सही प्रकार से अपना शिक्षण कार्य नहीं कर पाता। इसलिए पाठ योजना बनाकर ही शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को पूरा करना चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। क्योंकि पाठ योजना का संबंध प्रतिदिन बनाई जाने वाली पढ़ाई जाने वाली जो विषय सामग्री है उससे है। पाठ योजना का संबंध विद्यार्थी या अध्यापक द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रियाओं से है। शिक्षक द्वारा एक कालांश में जितनी कुछ कार्य कक्षा में करवाया जाना है उसकी योजना तैयार करना ही पाठ योजना कहलाता है। पाठ योजना का अर्थ है पाठ के शिक्षण को सुनिश्चित करना, पाठ के शिक्षण की एक योजना, एक तैयारी करना। अध्यापक को कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके लिए क्या शिक्षण विधियाँ या क्या शिक्षण सामग्री रहेगी, इन सब की तैयारी को ही पाठ योजना कहते हैं। और ये कक्षा में जाने से पहले अध्यापक के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अतः पाठ योजना अध्यापक के शिक्षण की तैयारी की ओर संकेत करती है। भाषा शिक्षण कुशलता के लिए पाठ योजना का होना नितांत आवश्यक है। पाठ योजना के बारे में कुछ विद्वानों के मत हैं जो इस प्रकार हैं। बिनिंग और बिनिंग के शब्दों में दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों और प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करना शामिल है। भाटिया के अनुसार पाठ्य योजना से पता चलता है कि बालकों ने क्या पढ़ लिया है और आगे किस दिशा में उनके पथ का प्रदर्शन किया जाना है और तत्काल उनको क्या करवाया जाए, उनको क्या पढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ योजना किसी पाठ के उन आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा है जिन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में उन्हें शिक्षक द्वारा बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। तो पाठ योजना से सीधा सा संबंध है कि पाठ पढ़ाने से पहले की ऐसी तैयारी जो अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने से पहले तैयार हो जाता है कि आज कक्षा में क्या करवाया जाना है और विद्यार्थियों ने कितना कर लिया है और जो करवाया जाना है उसको किस ढंग से, किस तरीके से, किस सामग्री के माध्यम से करवाया जाना है। तो बच्चों, ये एक योजना है, ये एक तैयारी है जो पाठ पढ़ाने से पहले पाठ की जाती है। अब करते हैं इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में। पाठ योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए या पाठ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पाठ योजना एक आधारशिला का कार्य करता है। यदि अध्यापक अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास और अपने शिक्षा के उद्देश्यों को, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करवाना चाहता है तो उसे पाठ योजना के लिए एक सार्थक, सशक्त और प्रभावशाली माध्यम के रूप में अपनाना होता है। पाठ योजना के महत्व को हम कुछ निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं कि पाठ योजना एक अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है।
पाठ्य योजना से शिक्षक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। पाठ्य योजना द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण को सहज, सार्थक तथा प्रभावपूर्ण बना सकता है। पाठ्य योजना की सहायता से प्रत्येक कालांश से भाव पीरियड से, प्रत्येक कालांश के पाठ को व्यवस्थित रूप में एक अध्यापक प्रस्तुत कर सकता है। पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक पाठ के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। पाठ्य योजना में जहाँ शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, वहीं शैक्षिक मूल्यांकन भी सही ढंग से हो सकता है। पाठ्य योजना से शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है, जिससे विद्यार्थी एकाग्र होकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक शिक्षण में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से पहले ही अवगत हो जाता है और उनका निवारण भी कर लेता है। पाठ्य योजना शिक्षक को उचित जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका चयन करने में सहायता करती हैं। पाठ्य योजना शिक्षक के विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। अध्यापक को उप विषय से संबंधित उद्देश्यों का पहले से ही जानकारी हो जाती है कि वह इन्हें प्राप्त करवाने के लिए हर संभव कोशिश कर सके, हर संभव प्रयास कर सके। पाठ्य योजना शिक्षण कार्य को निर्धारित, नियमित तथा व्यवस्थित बनाती है, दोष रहित बनाती है। पाठ्य योजना से विषय की उचित सामग्री का चयन भी हो जाता है। यानी पाठ्य योजना कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पाठ्य योजना किसी भी एक अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक है। कक्ष में जाने से पूर्व की जो तैयारी है वो पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना एक ऐसा कार्य है जो कक्ष में प्रवेश करने से पहले अध्यापक के हाथ में होना चाहिए। अब हम करते हैं पाठ्य योजना के रूपरेखा निर्माण या प्रारूप की चर्चा। हिंदी शिक्षण में अन्य किसी भी शिक्षण की भांति पाठ्य योजना की बहुत ही उपयोगिता है। ब्लूम, हर्बर्ट आदि विद्वानों ने पाठ्य योजना की रूपरेखा में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हिंदी शिक्षण में पाठ्य योजना के लिए रूपरेखा निर्माण को हम निम्न प्रकार से बना सकते हैं। जैसे हम पाठ्य योजना लिखित होनी चाहिए। पाठ्य योजना में उन महत्वपूर्ण अंशों को शामिल किया जाना चाहिए जो एक अध्यापक के लिए आवश्यक है और विद्यार्थियों को उद्देश्य प्राप्ति करवाने में सहायक है। पाठ्य योजना बनाते समय एक अध्यापक को चाहिए कि वो पहले पाठ्य योजना बनाने वाले का नाम यानी अध्यापक नाम, उसके बाद विषय, उसके बाद उप विषय, ये हमारे किसी भी एक पेज के या पाठ्य योजना का जो हमारा चार्ट है उसके जो बाईं तरफ होंगे और उसकी दाहिनी तरफ हम उसमें लिखेंगे दिनांक, उसकी अवधि कि कितने समय का कालांश है, कितने समय का पढ़ाया जाना है, और उसमें समय को भी हम रख सकते हैं। उसमें दिनांक आ गया, समय आ गया और कक्षा कि क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास के लिए पाठ्य योजना तैयार की गई है, कितने समय के लिए पाठ्य योजना तैयार की गई है, ताकि समय पर ही और काम को पूरा किया जा सके। क्योंकि यदि समय निर्धारित नहीं होगा तो विद्यार्थियों को कितना पढ़ा दिया है, कितना पढ़ाना है, कितना समय अभी बाकी है, तो उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो समय का होना आवश्यक है। उसके बाद आती है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, विशिष्ट सहायक सामग्री क्या है। जो सामान्य सहायक सामग्री है उसके अंतर्गत ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, या फिर ब्लैक बोर्ड है, या और अन्य सामग्रियों में चौक है, डस्टर है, या फिर पॉइंटर यानी संकेतक है। ये सब सामान्य सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट सामग्री में उस विषय से संबंधित चार्ट, मॉडल आदि को या रियल ऑब्जेक्ट को भी उसमें वास्तविक जो साधन हैं, वास्तविक जो सहायक सामग्री है उसको भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। वो दोनों ही उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत वो उद्देश्य रखे जाते हैं
जो किसी भी एक विषय को पढ़ाने के लिए, जैसे हिंदी विषय है, हिंदी विषय में विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा पढ़ने की योग्यता विकसित करना, विद्यार्थियों को विषय से संबंधित जानकारी देना, इस प्रकार के जो जर्नल जो हैं वो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत जो विशेष टॉपिक है उससे संबंधित ही हम विषय रखते हैं। चाहे वो मान लीजिए हम व्याकरण की बात करते हैं, विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान करवाना, विद्यार्थियों को व्याकरण के शुद्धि शोधन का ज्ञान करवाना, व्याकरण के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करना, इस प्रकार के जो उद्देश्य हैं पर्टिकुलर विशेष उद्देश्यों के बारे में बनते हैं। उसके बाद आता है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण से भाव है विद्यार्थियों का उस ज्ञान की जांच करना जो आज हम पढ़ा रहे हैं उससे पिछले पीरियड में जो पढ़ाया गया था। तो यानी पूर्व ज्ञान विद्यार्थियों को कितना आ गया। मान लीजिए हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं कि विद्यार्थियों ने को संज्ञा यदि आती है तो वो सर्वनाम की बात करेंगे, तो वो हम उद्देश्यों के अंतर्गत रखते हैं। अब उसमें जो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हो गए हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण की जो बात है कि कितना विद्यार्थियों को ने पहले कर लिया है और कितना अब आगे विद्यार्थियों को करवाया जाना है, उस पिछला जो विद्यार्थियों का ज्ञान है, जो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर उन्हें नवीन ज्ञान की तरफ लेके आना, इसे हम पूर्व ज्ञान परीक्षण की बात करते हैं या पूर्व ज्ञान विद्यार्थियों का जांच करते हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षा के बाद उप विषय की घोषणा। उसके बाद उप विषय की घोषणा हो जाती है कि आज विद्यार्थियों हम ये पढ़ेंगे, आज विद्यार्थियों हमारा टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है वो रहेगा। मान लीजिए हम विशेषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछने के बाद ठीक है विद्यार्थियों आज हम आपको विशेषण के बारे में जानकारी देंगे या विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में भी एक छात्राध्यापक या अध्यापक को चाहिए कि पाठ्य योजना का निर्माण करते समय बीच में ऐसे पेज के लाइन हो जिसमें एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएँ हैं, छात्र क्रियाएँ हैं और उसके बाद उसका शामपट कार्य है कि ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखा जाना चाहिए, ये सब कुछ पहले से निर्धारित होगा। तो उसके बाद पुनरावृत्ति में जितने भी जो हमने पढ़ाया है, जो हमने प्रस्तुत किया है, उस प्रस्तुतिकरण का निचोड़, उसमें से कुछ प्रश्न, उसमें से कुछ विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि विद्यार्थी, ताकि ये आभास हो सके कि जितना हमने पढ़ाया है विद्यार्थियों को समझ में भी आ गया है या नहीं। और उसके बाद होता है गृह कार्य, विद्यार्थियों को घर के लिए काम देना ताकि वो उसका अभ्यास कर सकें, उससे जुड़े रहें, विद्यार्थी घर जाकर भी समय का सदुपयोग कर सकें। इस प्रकार से विद्यार्थियों रूपरेखा निर्माण होता है। एक बार से हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना जो भी योजना बनाने वाला है, नाम, विषय, उप विषय, उधर कक्षा, समय और दिनांक। उसके बाद आता है उसकी सहायक सामग्री, सामान्य सहायक सामग्री, विशिष्ट सहायक सामग्री, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद उप विषय की घोषणा, उप विषय घोषणा के बाद प्रस्तुतिकरण के बाद उनका जो ज्ञान है पुनरावृत्ति, उसकी जांच करना। पुनरावृत्ति से भाव है पूरे टॉपिक से कुछ विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछना जिससे कि जांचा जा सके कि विद्यार्थियों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है, विद्यार्थियों को पढ़ाया गया विषय समझ में आ गया है, और उसके बाद विद्यार्थियों को होमवर्क देना। तो ये था बच्चों पाठ्य योजना। और ये एक अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक है कि निश्चित समय में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके, शिक्षा के उद्देश्यों को पाया जा सके। तो ठीक है बच्चों, पाठ्य योजना के बारे में आज इतना ही। दूसरे विषय में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।